प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। अपन इससे पहले संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज अपन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा गया है, नीति निर्देशक तत्व क्या है और ये मूल अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है। हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व है। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। यानी हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने का संविधान निर्माता का उद्देश्य यह था कि हमारे भारत राज्य को एक लोक कल्याणकारी यानी लोगों की भलाई के लिए काम करने वाले राज्य के रूप में स्थापित करना उनका उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी नीतियाँ शामिल की है वो लोक कल्याणकारी, लोक हितकारी है। अब नीति निर्देशक तत्व क्या है? निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं जिनके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र है तथा देश में स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए है। जहाँ मूल अधिकार हमें राजनीतिक अधिकार की बात करता है, राजनीतिक समानता की बात करता है, वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक और नैतिकता पर बल देता है। तो ऐसे तत्व ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। इन तत्वों की प्रकृति के संबंध में संविधान की धारा 37 में कहा गया है कि इस भाग में यानी भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख किया गया है, दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती। यानी इसमें मूल अधिकारों से एक भिन्नता है जिसका अपन आगे अध्ययन करेंगे। यानी नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यानी एक तरह से सरकार के, राज्य के कर्तव्य है और इन कर्तव्यों को पालन करना सरकार का दायित्व बनता है। किंतु तो भी इसमें दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कानून बनाते समय राज्य का कर्तव्य होगा कि वो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन कर्तव्यों का प्रयोग करें ताकि जनता के हित भलाई का कार्य हो सके। और अब अपन आगे देखेंगे नीति निर्देशक तत्व क्रियान्वयन के बारे में। तो अपन देखेंगे संविधान लागू होने से अब तक बहुत सारे नीति निर्देशक तत्वों को व्यवहार में क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जा चुका है। तो इस धारा से स्पष्ट है कि निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के समान वैधानिक स्थिति प्रदान नहीं की गई है। यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों जो इस संविधान में दिए गए हैं भाग 4 में, उसका अगर राज्य सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर पाता तो हम यह दावा नहीं कर सकते कि राज्य इनको क्रियान्वित करे, क्योंकि इनके पीछे वैधानिक शक्ति नहीं है। यानी न्यायालय में हम दरवाज़ा नहीं खड़खड़ा सकते। अमर नंदी का कथन है कि निर्देशक तत्व ऐसे आदेश के रूप में है जिसकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है। यानी शासन प्रयत्न करेगा, यह उनका दायित्व है कि उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करेगा। अब निर्देशक तत्वों का स्वरूप क्या है? इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ
कि न्यायालय में हम नहीं जा सकते कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें। निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं, यानी इनकी स्थिति संविधान में महत्वपूर्ण, यानी वाद योग्य नहीं होने के बावजूद भी उनका उतना ही महत्व है जितना कि संविधान के अन्य जैसे मूल अधिकार है या अन्य जो उपबंध किए गए हैं उतना ही इनका महत्व है। कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब अपन आगे चर्चा करते हैं कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, क्या भेद है। यानी यहाँ अंतर का तात्पर्य यह नहीं है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में, यानी नागरिकों का संपूर्ण लोक कल्याण इन दोनों के पूरक होने में ही है, इनके बीच में मतभेद होने में नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ मूलभूत असमानताएं हैं। मूल अधिकार न्याय योग्य है, लेकिन निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन कोई राज्य, संस्था या कोई नागरिक करता है तो जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है और न्यायालय उनकी रक्षा का दायित्व लेता है। लेकिन निर्देशक तत्वों के उपबंधों में यह स्थिति नहीं है। यदि कोई कानून मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायालय को अधिकार है कि वे मूल अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए उचित कार्यवाही करे। यानी ऐसे कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं न्यायालय उनको अवैधानिक यानी निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है। लेकिन यदि कोई कानून निर्देशक तत्वों के प्रतिकूल है तो उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। यानी न्यायालय उनको इस आधार पर कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता, अवैध नहीं ठहरा सकता कि ये निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि निर्देशक तत्व एक राज्य के कर्तव्य के रूप में है और कर्तव्यों को बाध्यकारी नहीं किया गया है। दूसरा अंतर क्या है? मूल अधिकार निषेधात्मक है जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक निर्देश है। एलन ग्लेडहिल के शब्दों में मूल अधिकार तो कतिपय निषेधाज्ञाएं हैं और इनके द्वारा राज्य को कुछ कार्य करने से रोका जाता है। यानी ऐसे कार्य राज्य नहीं कर सकता जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है कुछ सीमाओं को छोड़कर। इसके विपरीत राज्य नीति के निर्देशक तत्व सरकार को कुछ सकारात्मक आदेश है जिन्हें पूरा करना सरकार का यानी राज्य का कर्तव्य है। यानी निर्देशक तत्व में जो बातें कही गई है उनका जहां तक संभव हो सरकार का दायित्व है कि वो उन निर्देशक तत्वों को पूरा करे। इस प्रकार ये एक सकारात्मक यानी सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाते बल्कि सरकार को कुछ करने के लिए एक निर्देश देते हैं, दायित्व सौंपते हैं। मूल अधिकार नागरिकों के लिए है और निर्देशक तत्व राज्य के लिए है। ये तत्व राज्य के लिए कर्तव्य निर्धारित करते हैं। यानी मूल अधिकार नागरिकों को दिया गया है, सरकार को नहीं। यानी नागरिकों को दिए गए और सरकार का दायित्व है कि उन मूल अधिकारों को उल्लंघन न करे, जबकि नीति निर्देशक तत्व एक तरह से राज्य के कर्तव्य है। यानी राज्य को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई है और उन जिम्मेदारियों को करने का दायित्व राज्य का है। मूल अधिकारों के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है। यानी ये एक राज्य लोक कल्याणकारी और स्वस्थ लोकतंत्र तभी चल सकता है जबकि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में अच्छी व्यवस्था हो। तो यहाँ मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करने पर बल देते हैं। इस प्रकार मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों मिलकर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स तथा अन्य विवाद जो 1980 में न्यायालय में आया था निर्णय देते हुए इस बात पर बल दिया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान की इस दो प्रमुख व्यवस्थाओं में कानूनी दृष्टि से मूल अधिकारों को उच्च स्थिति प्राप्त है। मूल बात यह है कि निर्देशक तत्वों को न्याय योग्य स्थिति प्रदान नहीं की गई है। यानी यहाँ न्यायालय में जो मिनर्वा मिल्स
वाद आया था, उसमें न्यायालय ने मूल अधिकारों को वरीयता दी है निदेशक तत्वों के ऊपर, क्योंकि निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, यानी न्यायालय उनको लागू कराने के लिए राज्य को आदेश नहीं दे सकता। तो इस प्रकार अपन आज नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की। नीति निर्देशक तत्व क्या है, मूल अधिकारों से इसमें क्या भिन्नता है। अब अगले टॉपिक में अपन नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से है इस भाग में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।